मेरा नाम मानव है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस एक आम सा लड़का जो उस दिन तक अपनी किस्मत को बहुत आम समझता था। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, उससे पहले और उसके बाद। उस दिन मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सालों की मेहनत, घर वालों की उम्मीदें और मेरी अपनी जिद सब उसी एक इंटरव्यू पर टिकी हुई थी। मैं कंपनी से बस कुछ ही दूरी पर था कि अचानक रास्ते में शोर सुनाई दिया। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गाड़ी के नीचे कुचला हुआ पड़ा था। चारों तरफ लोग थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, कोई लाइव चला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मैं वहीं जम सा गया। नजरें उस बूढ़े चेहरे पर टिक गईं, जो दर्द से तड़प रहा था। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, नौकरी या फिर इंसानियत। मैंने इंटरव्यू का ख्याल वहीं छोड़ दिया। भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उस बूढ़े आदमी को अपने कंधे पर उठाया और सीधे अस्पताल की तरफ भागा। जब तक सब हुआ, इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका था। मैं रोता हुआ, हांफता हुआ इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंचा, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अंदर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी निकली। दरवाजा खुला और उस गाड़ी से जो उतरा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वही बूढ़ा आदमी जिसे मैंने सड़क से उठाया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। उसके साथ सिक्योरिटी थी और उसकी चाल किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। मुझे उसी पल समझ आ गया, वो इंटरव्यू पैनल का ही कोई बड़ा आदमी था। रात हो चुकी थी। मैं बिल्कुल सुन से अपने घर के बरामदे में बैठा था। जिस नौकरी के लिए मैंने सबके कान खा लिए थे, वो किसी और को मिल चुकी थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने छोटे भाई को आवाज दी, लेकिन शायद वो पढ़ाई में बिजी था। मजबूरन मुझे खुद ही उठना पड़ा। दरवाजे के पास जाकर मैंने ऊंची आवाज में कहा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा कि कौन है? तभी बाहर से एक बूढ़ी सी भारी आवाज आई, तुम्हारी किस्मत दरवाजे पर खड़ी है बेटा, दरवाजा खोलो। मेरा दिल मानो धड़कना भूल गया। ये आवाज मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। फिर मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके कपड़े महंगे थे और पीछे वर्दी पहने गार्ड्स खड़े हुए थे। वो बिना पूछे घर के अंदर दाखिल हुआ और बोला कि घर छोटा है तुम्हारा, क्या यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं? मैं हिम्मत करके बोला कि आप बिना इजाजत ऐसे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तब तक उसके गार्ड भी अंदर आ चुके थे। उनके हाथों में गिफ्ट बॉक्स थे जो उन्होंने मेरी चारपाई पर रख दिए और चुपचाप बाहर चले गए। अब बरामदे में सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी था। उसने मुझे देखते हुए कहा, अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। मैंने धीमी आवाज में कहा कि मैंने इंसानियत के नाते किया, इसमें कोई एहसान नहीं था। वो मुस्कुराया और फिर बोला, वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक तुम थे जिसने मेरी मदद की और मेरी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू छूट गया। इतना कहकर उसने एक फाइल और एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। कल इस फाइल में दिए पते पर पहुंच जाना और ये रकम तुम्हारे लिए इनाम नहीं, एक शुरुआत है। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, अगर कल पहुंचे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और अगर नहीं पहुंचे तो मुश्किलें तुम खुद खड़ी करोगे। ये कहकर वो चला गया। मैं हाथ में लिफाफा और फाइल लिए खड़ा रह गया था। आखिर वो कौन था, किस तरह की शुरुआत की बात कर रहा था और क्यों मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रहने वाली। तभी माँ की आवाज आई, मानव, दरवाजा क्यों खुला है और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है तुमने? मैंने चुपचाप फाइल और लिफाफा चारपाई पर रखा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था ये कहानी अभी शुरू हुई है। उनकी आवाज में मैंने एक नजर उनके वजूद पर डाली थी और फिर फाइल और इनाम की रकम चारपाई पर रखकर दरवाजा बंद किया था। मम्मी मेरे पास आ गईं। कुछ लम्हे मैं उनको देखता रहा और फिर बोला कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, ये मेरा दोस्त देकर गया था, मेरा कुछ ऑफिस का सामान है। जबकि वो फौरन से बोली, अरे हाँ, तुमने मुझे बताया नहीं, नौकरी का क्या हुआ? उनकी बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से उदास हो गया था। आज मेरी नौकरी लग जाती, अगर मैं वक्त रहते उस ऑफिस तक पहुंच जाता, पर वक्त की पाबंदी नहीं करने की वजह से आज मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मैं चुपचाप अपने कमरे के अंदर आ गया, दरवाजा बंद किया। मैंने लिफाफा खोला और अगला लम्हा हैरान कर देने वाला था। इस लिफाफे में 500 के कई नोट थे। मैंने पैसे काउंट करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मैं नोट काउंट करता जा रहा था, मेरी आंखें चार हो गईं। वो पूरे 2 लाख रुपए थे और साथ में उसके एक एड्रेस भी मौजूद था।
मैंने कार्ड निकालकर गौर से देखा था। ये एक और ऐसी कंपनी के ऑफिस का कार्ड था। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे। मुझे यहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं। इन पैसों के जरिए एक नया कारोबार भी शुरू करना चाहिए। पर फिलहाल मैंने जाने पर ही खुद को तैयार किया था। रात धीरे धीरे करके पिघलती चली गई। मेरे पास 2 लाख रुपए थे और अभी कुछ देर तक मैं 1000 रुपए को भी तरस रहा था। पर इतने पैसे आने के बावजूद मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि अजीब सी बेचैनी पूरे वजूद में फैल रही थी। मुझे एक पल भी रात को नींद नहीं आई। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ था। मैं फौरन से जागा। नहा धोकर मैंने कपड़े बदल लिए और शीशे के सामने खड़ा होकर एक गहरी सोच में शामिल हो गया। अगला लम्हा लगा था और मैं कल के इस वाक्य में खो गया जिसने आज मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कई दिनों से जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान इधर उधर फिर रहा था। इतना ज्यादा परेशान था कि मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी। एक पल भी मुझे चैन नहीं आता था। मम्मी की बातें हर वक्त मुझे टेंशन देती। बहन की शादी भी करनी है, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी है। तुम्हारे पापा इस उम्र को पहुँचे हैं, अब वो घर नहीं चला सकते। तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं पहले छोटी मोटी नौकरी करके अपना खर्च निकाल रहा था, पर अब मम्मी की बातें सुनकर मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई किया था। मेरी स्किल और पढ़ाई को देखते हुए इन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मंजिल मिल गई है। मुझे पता था अगर कंपनी में मेरी नौकरी हुई तो मुझे लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी तो मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने सपने थे। वक्त की पाबंदी करते हुए मैं सुबह ही इंटरव्यू के लिए अपनी बाइक निकाल चुका था, इस बात से अनजान कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी 2 रोड ही पार किए थे जब अचानक से मेरी नजर भीड़ के ऊपर गई। न जाने बचपन से ही क्यों मुझ में बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी थी। अगर कोई चीज मेरे दिमाग के मुताबिक नहीं हो, कुछ न कुछ उसमें उलझन हो, मैं उस मामले में जरूर शामिल हो जाता था। खुद को रोका भी कि अभी मुझे फिलहाल ऑफिस जाना चाहिए, मेरा इंटरव्यू है। पर आदत से मजबूर मैं उस भीड़ की तरफ चला गया। पर अगला ही लम्हा हैरान कर देने वाला था। वहाँ पर एक बुढ़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं था। उसके हाथ पांव भी छिल चुके थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी रास्ता पार कर रहा था जब किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। मैं हैरान हो रहा था कि आखिर इतने नौजवान लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं, कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। मैं फौरन भीड़ चीरता हुआ उस बूढ़े के पास आया था और उनको सहारा देकर खड़ा किया। जबकि उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही थी, लोग अचानक से ही मुझ पर चीखने लगे कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, वो खुद खड़ा होकर चला जाएगा, हटो, हमें वीडियो बनाने दो। जबकि मैं हैरान हो गया। आज से पहले मैंने रोड पर ऐसा वाक्य कभी भी नहीं देखा था। किसी नौजवान को भी अगर चोट लगे तो फौरन से मदद करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, पर आज हैरानी के तौर पर कोई आगे नहीं आ रहा था, बल्कि ऐसी घटिया बातें कर रहे थे। मैं फौरन से चिल्लाया कि दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का, एक बूढ़ा आदमी तकलीफ से तड़प रहा है और तुम्हें वीडियो बनाने की पड़ी हुई है, बस कंटेंट चाहिए, कुछ तो इंसानियत जिंदा रखो अपने अंदर कि ये वक्त तुम सब पर भी आ सकता है। ये कहकर मैं उस बूढ़े आदमी को अपनी बाइक तक लेकर आया और उनको बाइक पर बैठाते हुए नरमी से बोला कि अंकल, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, आपको दवाई दिलाकर फिर मैं अपने काम से चला जाऊंगा। बाइक पर बैठकर आप मुझे पकड़ लोगे ना? उन्होंने सर हाँ में हिलाया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। मुझे किसी भी कीमत पर अपने ऑफिस पहुंचना था। मुझे पता था इस कंपनी के लोग काफी सख्त हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करने पर ये लोग काम नहीं देंगे। पर अब मैं मजबूर हो गया था और एक बूढ़े आदमी की मदद करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी महसूस हो रहा था। मेरे पापा हमेशा कहते थे, कभी किसी बूढ़े या किसी भी बेसहारा इंसान को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद कर दिया करो, क्योंकि एक वक्त बाद तुम पर भी है, वो वक्त आएगा। और मुझे भी ऐसा ही लगता था। बूढ़ा होने के बाद इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, और उस वक्त वो बूढ़ा आदमी भी बहुत बेबस लग रहा था। इसलिए मैं हर चीज भुलाए हुए था। उनको लिए अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में आज जरूरत से भी ज्यादा भीड़ मौजूद थी। मैंने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और पैसे देखे थे। ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल के 300 रुपए ही मौजूद थे। अगर मैं इसमें उनकी मरहम पट्टी करवा देता तो फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगा? इस ख्याल के तहत मैंने उनको देखा, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं पैसों का ध्यान करता। मैं सर झड़कते हुए फौरन ही अंदर ले गया। कुछ ही लम्हों के बाद उनकी मरहम पट्टी होना शुरू हो गई, जबकि मैं बार बार उस मेल नर्स को इशारा कर रहा था कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पर उनकी मरहम पट्टी होते होते पूरा 1 घंटा ही बीत गया।
क्योंकि पेशेंट पहले भी वहाँ मौजूद थे। फिर मैंने उन अंकल को देखा था। इरादा उनको यहीं पर छोड़कर अपने काम पर निकल जाने का था, पर फिलहाल मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं नरमी से बोला कि अंकल, आपका घर कहाँ पर है? मैं आपको छोड़ देता हूँ, या आप किसी को फोन करके बुला लीजिए। मुझे बहुत देर हो रही है। आज मेरा एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो काफी मायूस हो गए, चेहरा झुक गया। उनको इतना मायूस देखकर मैं नरमी से बोला, क्या बात है, कोई आएगा नहीं या घर जाने के पैसे नहीं हैं? वो बोले कि मेरा कोई नहीं है बेटा, मैं अपने दोस्त के घर पर रह रहा हूँ। अब वो लोग मुझे लेने तो नहीं आएंगे। तुम एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं रिक्शा करके घर चला जाऊंगा, कहीं अपना जुगाड़ देख लूंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझ सकता हूँ। मेरे पास पैसे थे, पर वहाँ पर एक्सीडेंट की जगह पर वो बटुआ गिर गया। उनकी बात सुनकर मैंने अपना पर्स खोला। उसमें अब 100 रुपए का नोट ही रखा हुआ था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर पैसे उनको दे दिए और उनका चेहरा देखते हुए बोला कि ये आखिरी नोट मेरे पास था, पर मुझे पता है अभी इन पैसों की जरूरत आपको है। मैं आपको घर पर छोड़ देता, लेकिन मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर को हल्का सा हिलाया और मुझे जाने का इशारा कर दिया। जबकि मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था। अभी मैं गाड़ी पर ही बैठा हुआ था जब मेरा ज़मीर मुझे आवाज देने लगा। एक बूढ़ा इंसान जिसके हाथ पांव बहुत ज्यादा जख्मी है। क्या मुझे इस इंसान को ऐसे छोड़ देना चाहिए? क्या 100 रुपए के नोट में वो अपने घर पर पहुंच जाएगा? मैं फौरन से वापस अंदर आया। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दरवाजे के पास ही आ रहा था। मैं फौरन से उनकी तरफ बढ़ा था और सहारा देते हुए बोला कि अंकल, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही। आपके हाथ पाँव में चोट लगी हुई है, पता नहीं इन पैसों में आप घर पर पहुँच पाओगे भी या नहीं। जबकि वो सर झुकाकर बोले, बेटा, मैं इन पैसों में घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा घर काफी दूर है, तुम्हें बिना वजह परेशानी होगी, मैं किसी से मदद लेकर चला जाऊंगा। जबकि मैं सर नामे हिलाकर बोला कि आज के जमाने में सब अपना ही भला देखते हैं। आपको कितनी ज्यादा चोट लग चुकी थी, पर लोग आपकी मदद करने की जगह आपके वीडियो बनाकर अपना कंटेंट हासिल कर रहे थे। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर उस बूढ़े आदमी ने 100 रुपए का नोट मुझे वापस कर दिया था। मैं उनको गाड़ी पर बैठाकर उनके बताए हुए रास्ते पर बढ़ने लगा। अब मुझे देर हो गई थी। नौकरी न मिलने की उम्मीद मुझे पूरी थी, पर अब भी मैं हिम्मत नहीं हारा था। मैंने तकरीबन 15 मिनट गाड़ी चलाई और फिर एक खराब हालत घर के सामने उनको उतार दिया। उन्होंने मुझसे यहीं उतरने के लिए कहा था। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले कि आज जो तुमने मेरे लिए किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि इसका इनाम तुम्हें जरूर दूंगा, और ऐसा इनाम दूंगा कि तुम सारी जिंदगी मुझे याद रखोगे। अब तुम जाओ और अपनी नौकरी का बंदोबस्त करो। जबकि मैं उनसे हाथ मिलाकर फौरन से कंपनी की तरफ बढ़ गया। दिल में एक ही बात का डर बैठा हुआ था कि न जाने नौकरी मिलेगी या फिर नहीं, या फिर मुझे आज भी मायूसी ही मिलेगी। पर मैं प्रार्थना मांग रहा था कि ऊपर वाले मुझे नौकरी मिल जाए। मेरे बाप की ऐसी उम्र नहीं है कि मैं अब उनको कमाता हुआ देखूं। मेरी बहन बड़ी हो रही है, मुझे उसको भी शादी करके विदा करना है। मेरा छोटा भाई जवान हो रहा है। जिस तरह मैंने अपने बाप के पैसे पर पढ़ाई हासिल की है, खुशियों भरी जिंदगी गुजारी है, मैं अपने भाई को ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी देना चाहता था। पर हालात इतने ज्यादा भारी नजर आ रहे थे कि मुझे कोई सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही प्रार्थना मांगते मांगते मैं कंपनी तक पहुंच गया। गाड़ी एक तरफ पर पार्क करी और अंदर की तरफ बढ़ा था। अभी मैं दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब गार्ड ने मेरे आगे हाथ कर दिया था और मुझे देखते हुए बोला कि कहां पर जा रहे हो। मैंने फौरन से उसके सामने अपनी फाइल की थी और बोला कि आज मेरा इंटरव्यू है इस कंपनी में। तो वो बोला कि मुझे पता है कि कंपनी में इंटरव्यू होने थे, वो हो गए, तो आप यहाँ से जाइए, आपका इंटरव्यू अब नहीं होगा। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, उन लोगों को इसी तरह से बेइज्जती नसीब होती है। उसकी बात सुनकर मैं हाथ जोड़कर बोला कि भाई, मुझे पता है अभी इंटरव्यू चल रहे होंगे और मेरा नंबर वैसे भी लास्ट है, मुझे जाने दो, मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एक आदमी की मदद करने में अटक गया था, वरना वक्त के बहुत पहले आ जाता। जबकि वो मुझे पीछे धकेलता हुआ बोला कि समझ नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से, तुम जैसे लापरवाह लोगों के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। जो इंसान इंटरव्यू में ही लेट पहुँच रहा है, वो कैसे जॉब करेगा, जाओ यहाँ से। जबकि मैं एक बार फिर से उसके आगे हाथ जोड़कर बोला कि तुम यहाँ पर गार्ड हो, मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कह रहा, न ही बुरी नजरों से देख रहा हूँ, मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। ऊपर वाले के लिए मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है।
जबकि वो मुझे देखते हुए बोला, तुम मुझे बुरी नजर से देखो या फिर प्यार की नजरों से, लेकिन मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं अपनी लाठी जरूर उठाऊंगा। जाओ यहाँ से। उसने ये कहते ही मुझे एक बार फिर से दोबारा धक्का दिया, जब अचानक से मेरी नजर सामने गई। एक चमचमाती हुई गाड़ी मुझसे कुछ दूरी पर रुक गई थी। मैं एक तरफ को हो गया, लेकिन वो कंपनी के किसी बड़े पोस्ट की आदमी की गाड़ी थी। गाड़ी का दरवाजा उस गार्ड ने जल्दी से भागकर खोला और जैसे ही मेरी नजर उस गाड़ी से निकलने वाले इंसान के ऊपर गई, मैं अपनी जगह पर पत्थर का बनकर रह गया, क्योंकि गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी उतर रहा था, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने खराब हाल घर के सामने छोड़ा था। उसके कपड़े बदल चुके थे, बालों का स्टाइल बदल गया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसी कंपनी का मालिक हो। उसने खामोश निगाह मेरे वजूद के ऊपर डाली और बिना कुछ भी कहे अंदर चला गया, जबकि मैं ऐसा हो चुका था कि काटो तो बदन में खून नहीं। ये आदमी इतनी अच्छी हालत में कैसे हो सकता था? मैंने उसकी कितनी मदद की थी, क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता? वो मेरी आंखों के सामने अंदर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मुझ में हिम्मत नहीं रही थी दोबारा इसी चौकीदार के पास जाने की। फिर चुपचाप मैंने अपनी गाड़ी निकाली और वापस घर की तरफ मुड़ गया। मैं अभी इन यादों में ही खोया हुआ था जब कमरे का दरवाजा खोलकर मेरी मां अंदर दाखिल हुई। उनके आने पर मैं एकदम से होश की दुनिया में लौट आया था। वो मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि कल तुम्हारे पापा को मैंने बताया कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। बहुत खुश होकर वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे थे। उनका कहना था कि तुम उनके सबसे अच्छे बेटे हो, हर बात मानते हो, अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर ली है, अब नौकरी भी करना शुरू कर दी है। तुम जैसा बेटा नसीब वालों को ही मिलता है। अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद अपने माँ बाप को मत भूलना, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जबकि मेरा दिल अजीब सी हालत में है। उनको बता नहीं पाया था कि मम्मी, मुझे अभी नौकरी नहीं मिली है, अभी सिर्फ मुझे बुलाया गया है। पर उनकी आंखों में मौजूद चमक को देखकर मैं खामोश हो गया था और सर हाँ में हिलाकर अपनी फाइल उठाए बाहर निकल गया। उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए बहुत रोका, पर फिलहाल मैं इस जगह पहुंचना चाहता था जहां पर आज मुझे नौकरी मिलने के चांस थे। ये बात तो तय हो गई थी। कल मैंने जिसकी मदद करी थी वो मदद नहीं थी बल्कि कोई इम्तिहान था जो मेरा लिया गया था और मैं इस इम्तिहान में पास हो गया। 2 लाख रुपए की रकम इतनी आसानी से कोई भी आदमी खड़े खड़े नहीं देता, चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों न हो। वो कभी अपना पैसा इस तरह से किसी के ऊपर नहीं लुटाता। मैं एड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में पहुंच गया। इस बड़ी कंपनी को देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वहां पर 2 गार्ड खड़े हुए थे। मैंने गाड़ी एक तरफ को लगाई और सामने की तरफ बढ़ गया। आज मैंने वक्त में जरा सी भी देरी नहीं करी थी, न ही रोड पर इधर उधर नजर दौड़ाई। कल के वाक्य ने मुझे एक सबक तो सिखा दिया था, जहाँ पर आप जा रहे हैं इंसान को सिर्फ वहीं पर नजर रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये सोच गलत है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो परेशान है, उसको किसी बात की मदद चाहिए, तो आप उसकी मदद करेंगे। यही इंसानियत का नाम है। पर मैं इस वाक्य से इतना ज्यादा डर चुका था कि आज मैंने कहीं भी ना देखने का सोचा, और मौका इंसान को बार बार नहीं मिलता। मैं पास पहुंचा तो एक गार्ड मेरे नजदीक आ गया और मुझे देखते हुए बोला कि आपका नाम मानव है। मैंने सर हाँ में हिलाया। वो फौरन से बोला कि आपका इंतजार सीईओ साहब काफी देर से कर रहे हैं। उन्होंने 1 से 2 बार अंदर से आदमी भेजे हैं आपके बारे में पूछने के लिए कि आप आ गए हैं या नहीं। आप फर्स्ट फ्लोर के तीसरे रूम में चले जाइए, वहाँ पर सीईओ साहब का कमरा है। आज आपके लिए वो जल्दी आए हैं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ भी नहीं बोला, बस खामोशी से अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा रिसेप्शन बना हुआ था और फिर सामने सीढ़ियाँ मौजूद थी, लिफ्ट भी थी, लेकिन फिलहाल मैंने सीढ़ियों को ही अपने लिए चुन लिया था। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और कौन सा सीईओ है जो मेरे लिए अपनी नींद खराब कर रहा है और यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कर रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गया। तीसरे कमरे की साइड पर बड़े बड़े शब्दों में सीईओ का नाम दर्ज था, मिस्टर जयंत। मैं दरवाजे के पास पहुँच गया। गहरी सांस लेकर मैंने हल्की दस्तक दी। अंदर से गंभीर सी आवाज सुनाई दी, आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। उनकी आवाज सुनकर मैं लम्हों में पहचान गया कि ये तो वही आदमी था जिसकी कल मैंने मदद करी थी और जो कल मेरे घर पर आया था, मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और इस कंपनी में आने की दावत दी थी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने मेरी सोच के मुताबिक वही आदमी बैठा हुआ था और उसके अलावा एक आदमी और खूबसूरत लड़की और एक लड़का भी बैठा हुआ था।
जिसकी उम्र तकरीबन 26 से 27 साल थी। मैंने इन तीनों को नमस्ते किया, जबकि वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे पास आकर मुझे गले लगा लिया। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ मुझे गले लगा रहा था, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। वो मुझे बिठाते हुए बोले कि कब से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम आज लेट क्यों आए हो। मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली, टाइम बिल्कुल परफेक्ट था। मैं उनको देखते हुए बोला कि कार्ड पर 9 बजे का टाइम था, इसी वक्त पहुंचा हूँ। जबकि वो बोले कि मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं समझा तुम 8 बजे आओगे। खैर बैठो, बताओ नाश्ता किया है तुमने, क्या लोगे, चाय या कॉफी। जबकि मैं फौरन से बोला कि सर मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, आप कौन हो और वो एक्सीडेंट वो सब क्या था। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले कि बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, पर तुम्हें कुछ इम्तिहान अभी भी देने होंगे। अगर तुमने वो इम्तिहान पास कर दिए, याद रखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम एक ऐसी जिंदगी गुजारोगे जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। समझो तुम्हारी एक भलाई तुम्हें कहाँ तक पहुँचाने वाली है। उनकी बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने नजर घुमाकर देखा, वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा प्यार भरी नजरों से देख रही थी, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट। जबकि उसके बराबर में बैठा हुआ एक लड़का, उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो मुझे अभी कच्चा चबा जाए। उसकी आंखों में मौजूद मेरे लिए नफरत साफ झलक रही थी। इन दोनों की तरफ देखकर वो आदमी मुझे देखते हुए बोला कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी लावण्या और ये मेरा बेटा बलवीर। लेकिन आज मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को भी अपनी जायदाद नहीं देना चाहता। मुझे पता है इन दोनों को अपनी जायदाद देकर मैं एक बहुत बड़ी गलती करूंगा, आने वाली नस्ल को बर्बाद करूंगा और अपना सारा पैसा डुबो दूंगा। पैसे इंसान अपनी औलाद के लिए ही तो कमाता है, ताकि उनकी औलाद आगे चलकर उससे सुकून भरी जिंदगी गुजार सके, अपनी आने वाली नस्लें सुकून से रहें। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत करके ये सब हासिल किया है, ये इन दोनों पर भी लागू होता है। मेरा काम था इनको पढ़ाना, इनको अपने पाँव पर खड़ा करना। अब ये इन पर है कि ये दोनों किस तरह से अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ पल वो खामोश रहे और फिर मेरी तरफ एक फॉर्म को बढ़ाते हुए बोले कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाना चाहता हूँ, यानी कि अपनी जगह तुम्हें देना चाहता हूँ। ये मैं किसी एहसान की वजह से नहीं कर रहा, ये इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारे दिल में लोगों के लिए रहम है। जहाँ पर 100 लोग खड़े होकर मजे लेंगे, वहाँ पर तुम खड़े होकर इंसाफ करोगे। मेरी 4 कंपनी है और इन चारों कंपनी को मैं इंसाफ के साथ चलाना चाहता हूँ। वहाँ पर मौजूद हर वर्कर के साथ मैं इंसाफ करवाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा हूँ, कब मर जाऊंगा, पर मैं अपनी जिंदगी में अपनी कुर्सी एक ऐसे जिम्मेदार और एक ऐसे दिल रखने वाले आदमी को देकर जाना चाहता हूँ जो दूसरे लोगों को इंसान समझे, ना कि रोबोट। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने घबराई हुई नजरों से उनके बेटे बलवीर को देखा और सर को नामे हिलाया। फिर बोला कि सर, आप मुझे कोई और पोस्ट दे दीजिए, मैं जी जान लगाकर काम करूंगा, बिल्कुल इंसाफ से, आपको भी मायूस नहीं करूंगा। पर मैं इतनी बड़ी जगह नहीं संभाल सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये जगह आपकी औलाद की है, मेरी नहीं। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही उनकी बेटी लावण्या अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली कि मेरे पापा ने 50% शेयर मेरे नाम किए हैं, इस हिसाब से मैं तुम्हें सीईओ बना सकती हूँ और मैं पापा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तुम्हें देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि तुम इसको संभालने के लायक हो। मेरे भाई की परवाह मत करो, आज तक इसने कुछ भी हासिल नहीं किया, पापा ने इसलिए इसे ये जगह नहीं दी। मैंने पलटकर देखा, वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने पापा को देखते हुए बोला कि आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। बचपन से लेकर हर चीज के लिए आपने मुझे अब तक तरसाया ही तो है। अब ये कुर्सी मेरी थी, मैं इस पर बैठकर हमारे कारोबार को आगे बढ़ाता, हमारी नस्ल बैठकर खाती। पर अब एक ऐसे राह चलते इंसान को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं जिसके बारे में भी हमें ठीक से नहीं पता और ना इसकी पर्सनैलिटी का, ना इसके बैकग्राउंड का कुछ पता है। आप सिर्फ एक मुलाकात में इससे ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये सीईओ बनने के लायक है और मैं नहीं। जबकि वो लड़की अपने भाई को देखते हुए बोली कि 50% के शेयर मेरे हैं, तो कंपनियां मेरे नाम है, तो बेहतर है कि तुम खामोश रहो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है।
वो अपने पाँव पटकते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वो लड़की मेरे साथ आकर खड़ी हो गई और अपने आप को देखते हुए बोली कि मैं आपके फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, पर अब इस इंसान से मुलाकात करके मैं अपना इरादा बदल चुकी हूँ। आप बिल्कुल ठीक फैसला ले रहे हैं। हमारी कंपनी एक ऐसे ही हाथों में जानी चाहिए थी जो इंसानियत को जानता हो, मेरे भाई की तरह नहीं कि अगला मर भी रहा हो तो उनको फर्क ही नहीं पड़े। मैंने बूढ़े आदमी को देखा जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए अपनी बेटी की बात सुन रहा था। मैं फौरन से 2 कदम पीछे हो गया। ये बहुत बड़ा खेल था जिसमें मुझे फंसाया जा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसा सब नजर आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सरनामे हिलाकर बोला कि मुझे आपकी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मुझे एक अच्छी जगह पर बैठाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर नौकरी दे दें, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। ये कुर्सी आपके बेटे या बेटी का हक है, मैं किसी का हक नहीं खा सकता। मैंने शब्दों का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया था। मैं ये कुर्सी नहीं लेना चाहता। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहे और फिर मुझे देखते हुए बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये जगह देना चाहता हूँ। मेरी बेटी लावण्या तुम्हारे साथ हर लम्हा रहेगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असली मालिक मैं ही रहूँगा, बस तुम्हें फ्रंट पर आना है। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, बैठ जाओ। उनका लहजा पहले की जगह काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने उनकी लड़की को देखा, वो भी खामोशी से दूसरी कुर्सी पर बैठ गई थी। मुझे थोड़ी घबराहट सी भी हुई, पर मैं खामोशी से उनके कहने के मुताबिक बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखते हुए बोला कि तुमने अभी मेरे बेटे का एटीट्यूड देखा होगा। उसने किस तरह से सबके बीच में मेरी बेइज्जती की। मैंने उसके लिए अपनी ज़िंदगी लुटाकर रख दी। उसको कामयाब करने के लिए मैंने सब कुछ किया, पर आज ये मेरे मुंह पर बोल कर गया कि आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हालांकि ये अच्छी तरह जानता है इसके लिए क्या कुछ किया है, पर औलाद के आगे बाप बेबस हो जाते हैं, जैसे कि आज मैं हो गया हूँ। मैं कभी भी अपनी जगह किसी गैर इंसान को नहीं दे सकता। मैंने ये सब कुछ बहुत मुश्किल से बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए, बलवीर और लावण्या के लिए। बेटा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा हूँ, पर उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, यानी कि तुम्हारी जॉब यहाँ लग चुकी है। दरअसल कल जब कई लोगों के इंटरव्यू लेने थे, मैंने सिर्फ तुम्हें ही चुना था। सबसे पहले मैंने सब कैंडिडेट के बैकग्राउंड को चेक किया। उन सब के बैकग्राउंड में मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा, जो अपने बाप, भाई, बहन और माँ के लिए कमाना चाहता था। इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही चुना था। वहाँ पर मौजूद भीड़ के आदमी मेरे ही थे। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, और जिस डॉक्टर के पास तुम मुझे लेकर गए थे वो भी मेरा ही आदमी था। मुझे पता था तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किसी सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेकर जाओगे, इसलिए मैंने एक ऐसे रोड को चुना था जहाँ पर करीब में कोई हॉस्पिटल हो। तुम इस अस्पताल में गए जो मैंने पहले से ही सोच रखा था। वहाँ पर मेरे कई नर्स मेल खरीदे हुए थे। तुमने उनमें से ही एक को चुना और मेरी मरहम पट्टी करवाई। यही वजह थी, तुम्हें कोई शक नहीं हुआ। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। मैं सिर्फ तुम्हें परख रहा था कि क्या मैंने जिस इंसान को अपने लिए चुना है वो ठीक भी है या फिर नहीं। मेरा वहम कल होने वाले इंटरव्यू सिर्फ इसी चीज़ के लिए था कि कोई मेरे लिए ईमानदारी से काम करे। मैं सीईओ की कुर्सी पर बैठकर अपनी मर्जी चलाऊं, यानी मैं पीछे बैठकर सारा खेल तमाशा देखूं और तुम कुर्सी पर बैठकर सब चीज़ें संभालो। उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही थी। वो और बोले कि ये सबक मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ कि तुम्हारे होते हुए मैंने किसी और को चुना, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। जब तुम इस कुर्सी पर आ जाओगे, वो मुझे अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मेहनत करेगा और उसकी मेहनत उसके काम आएगी। कल को मेरी बेटी लावण्या की शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी। 50% शेयर मैंने इसीलिए अपनी बेटी के नाम किए हैं ताकि आगे जाकर उसको परेशानी नहीं हो। लेकिन सीईओ की कुर्सी पर बैठने का हक मेरे बेटे का ही है, लेकिन अभी मैं ये कुर्सी उसको नहीं दे सकता। मुझे किसी की मदद चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, यानी कि जब आपके बेटे के पास अक्ल और काबिलियत आ जाएगी और वो इस कुर्सी पर बैठने के लायक हो जाएगा, तब आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे क्या सर? इसमें मेरा क्या फ़ायदा? अगर आप मुझे बाद में नौकरी देना भी चाहेंगे, वो कुर्सी का इस्तेमाल करके मुझे नौकरी से निकाल देगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हाँ में हिलाया था और मुझे देखते हुए बोले कि देखो बेटा, कोई भी काम परमानेंट तो नहीं होता। हर काम में कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर होती है, पर हम तुम्हारी ये परेशानी दूर कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में यही दर्ज है कि हमारे बीच कितनी भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो जाए, अगर मेरे बेटे ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो उसके बदले तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे,
और अगर मेरे बेटे ने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला तो तुम उसके असिस्टेंट बनकर रहोगे और तुम्हारी सैलरी पूरे 2 लाख रुपए महीना होगी। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरा दिमाग अब तेजी से काम करने लगा था। यानी कि अभी ये कुर्सी मुझे मिलती है तब भी मेरी यही सैलरी होगी। अगर उनके बेटे ने मुझे निकाल दिया तब भी मुझे पूरे 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। मैंने फौरन से हाँ कह दिया। उन पैसों के जरिए मैं कारोबार भी कर सकता था। अगले दिन ही मैं ऑफिस पहुंच गया। बलवीर, लावण्या और वही अंकल पहले से आए हुए थे। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। वो लड़का गुस्से की वजह से पागल हो रहा था, पर फिलहाल उसने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़कर मुझे मुबारकबाद दी। उसका बाप बिल्कुल ठीक बोल रहा था। उसके बेटे को सिर्फ और सिर्फ यही दिखाना था कि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी जगह किसी और को दी जा सकती है। काफी देर तक वो लोग मेरे साथ ऑफिस में रहे और फिर चले गए। अभी मुझे इसी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला और वो लड़की यानी लावण्या अंदर दाखिल हुई। उसको देखते ही मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। तब वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, खड़े क्यों हो गए हो, बैठ जाओ। मैं झिझकते हुए बैठ गया। वो मेरे सामने ही बैठ चुकी थी। कुछ लम्हे हम दोनों के बीच खामोशी रही और फिर वो मुझे देखते हुए बोली, क्या तुम शादीशुदा हो? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा आराम से हुआ। फिर खुद के जज्बात को संभालते हुए बोला कि नहीं, अभी शादी नहीं हुई। वो फौरन से बोली, फिर कोई मंगनी हुई होगी। मैंने सर नामे हिलाया। वो और बोली कि तो फिर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है जिससे तुम प्यार करते होगे। मैंने इस बार भी सर को नामे हिलाया। वो मुझे देखते हुए बोली कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, शक्ल सूरत से भी इतने हैंडसम लगते हो, और फिर भी अभी तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की को शामिल क्यों नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला कि कभी ऐसा ख्याल दिमाग में आया ही नहीं। अभी कुछ सालों पहले मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। छोटी मोटी नौकरी करके अपना खर्चा उठा रहा था। पहले मैं बहन की शादी करूंगा, पापा और मम्मी के लिए अच्छा घर ले लूंगा, उसके बाद अपने लिए लड़की ढूंढकर शादी करूंगा। अभी मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक अच्छी लड़की मिले। वो खामोश हो गई। न जाने क्यों उसकी खामोशी मुझे भी खटक रही थी, पर मैं चुप ही रहा। उन दोनों बाप बेटी का प्लान सही साबित हुआ था। वो लड़का रोज आता, मेरे साथ बैठता, घंटों बातें करता, मुझसे काम भी समझता। मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे नफरत की नज़र से देखेगा कि उसके पापा ने मुझे उसकी जगह पर बैठा दिया, पर शायद जयंत साहब का प्लान सही साबित हो रहा था। वो अपनी जगह हासिल करने के लिए बदलने लगा था। अब वो अपनी काबिलियत दिखाता। मैं उसकी हर एक रिपोर्ट उसके बाप को देता जा रहा था। मैं किसी का हक नहीं खाना चाहता था, ये गलत था। मैं क्यों किसी का हक लेता? ये मेरी जगह नहीं थी, ये उनकी औलाद की जगह थी। मैं तो बस एक अनजान इंसान था, सिर्फ उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। आज एक आम सही दिन था। मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ आसमान को देख रहा था जब मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा, लावण्या बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हुई थी। उसको ऐसे करीब देखकर मैं थोड़ा सा घबराकर पीछे हट गया, जब अचानक उसने मेरी तरफ फूलों का गुलदस्ता बढ़ाया और मुझे देखते हुए बोली, शादी करोगी मुझसे? प्यार हो गया है मुझे तुमसे। जब पहली नज़र मैंने तुम्हें देखा तो दिल को भा गए थे। जब से तुम ख्यालों में ही रहते हो। मैं काफ़ी दिन से ये बात कहना चाह रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन आज कह दी। मुझे अपने दिल की बात कभी तो कहनी ही थी, तो आज कह दी। मानव, मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारे घर को अपना घर समझूंगी और तुम्हें भी अपना समझूंगी। बस एक बार मौका दे दो। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे मन की कोई तमन्ना पूरी हो गई हो। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं फिर उनसे बोला कि मेरा और आपका कोई जोड़ भी नहीं है, ये कुर्सी भी मेरी नहीं है। मैं आपके भाई के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो बोली कि मैं इसलिए ही तो तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम पापा को भी सब कुछ बताते हो कि मेरे भाई ने क्या किया, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो। मैं असल में अपने लिए एक ऐसे इंसान को चूज करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, मेरे जज्बात को समझे, ना कि मेरी दौलत से प्यार करे। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गया। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं था, पर जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा था वो मुझे प्रपोज कर रही थी। मैं भी तो पहली बार में ही देखकर उसे पसंद कर बैठा था, लेकिन अपने और उसके बीच की दीवार को लांघना नहीं चाह रहा था। और आज लावण्या ने खुद मेरे सामने से आकर अपनी फीलिंग्स मुझे बताई और अब मैं मना नहीं कर सकता था। मेरे जज्बात उमड़ गए। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये बात उसके पापा को जब पता चली तो मेरी उम्मीद से वो रिएक्शन बिल्कुल अलग था। मैं सोच रहा था कि शायद वो इस बात से ऐतराज़ उठाएंगे, लेकिन वो तो बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ौरन से ही हम दोनों की मंगनी करवा दी थी।
मेरे घर वाले भी हैरान हुए थे, जबकि मैं खुद भी बहुत हैरान हो रहा था कि ऊपर वाले ने मुझ पर इतना ज़्यादा मेहरबानी कर दी। सिर्फ मेरी एक भलाई के ज़रिए मुझे इतना कुछ मिल गया। पता था अब ये कुर्सी चली जाएगी, तब मेरे पास एक ऐसी लड़की तो है जो मुझे बुलंदी पर पहुंचा देगी। और ऐसा ही हुआ था। उसके बाप ने जब अपने बेटे को काबिल बनते हुए देखा तो उसको वापस उसकी कुर्सी दे दी, मुझे उसका असिस्टेंट बना दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं वहीं पर काम कर रहा था जो मेरा था। जबकि उस लड़की ने भी मुझे गले लगाकर मेरा शुक्रिया किया कि तुम्हारी बदौलत ही मुझे मेरी असली जगह पता चली। पर मेरी मंगेतर लावण्या को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मैं उसके भाई का असिस्टेंट बनकर रहूं। इसलिए वो अपनी कंपनी अपने भाई से अलग करके मुझे इस कंपनी का सीईओ बना चुकी थी। हम दोनों ने 2 महीने के बाद शादी भी कर ली थी और दोनों ही उस कारोबार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने साले बलवीर से कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता, पर कुदरत हम दोनों को हमेशा सामने लाकर खड़ा कर देती है और मैं हमेशा उसके आगे से निकल जाता हूँ। और ऊपर वाले का मैं जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है। उसने जिस तरह मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरी भलाई का सिला दिया, मैं किसी को अपनी हालत नहीं बता सकता। मैं सब सुनने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि भलाई करते हुए ये नहीं सोचना कि उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। बस ये सोचा करो कि अगला इंसान मेरी वजह से सुकून में आ जाएगा या नहीं। बाकी ऊपर वाला सही फैसला करने वाला है। उस दिन पहली बार मुझे उस कुर्सी से डर लगने लगा था। मैं अकेला अपने केबिन में बैठा था। सामने कांच की दीवार थी जिसके उस पार पूरी कंपनी चल रही थी। लोग भाग रहे थे, फाइलें आ जा रही थी, फैसले हो रहे थे। सब कुछ मेरे सामने एक साइन पर टिका था। मुझे बार बार वही सड़क याद आ रही थी, वही बूढ़ा आदमी, वही खून से सना चेहरा और वही पल जब मैंने बिना कुछ सोचे उसे कंधे पर उठाया था। अगर उस दिन मैंने ये सब सोच लिया होता कि आगे क्या मिलेगा, तो पता नहीं मैं मदद करता भी या नहीं। और आज अगर मैं ये कुर्सी पकड़कर बैठा हूँ, तो क्या मैं वही इंसान हूँ जो उस दिन था? मेरी आवाज़ें चल रही थी। वो आवाज़ कहती थी कि मानव, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अपने परिवार को देख, बहन के सपने देख, ये कुर्सी तुझे सब कुछ दे सकती है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक गया तो वो मेरी पत्नी थी। वो अंदर आई, बिना कुछ कहे मेरे सामने बैठ गई। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था, प्यार भी थी, चिंता भी और शायद डर भी। उसने बहुत देर बाद कहा कि तुम खुश नहीं हो क्या? मैं कुछ नहीं बोला। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। पापा तुम्हें यहाँ देखकर खुश हैं, भाई भी अब मेहनत कर रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून क्यों नहीं है? क्या हुआ? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लावण्या, मुझे ऐसा लगता है लोग सोचते होंगे मैंने ये जगह प्लान बनाकर चालाकी से हासिल की है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि मानव तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा कि सोचना पड़ता है लावण्या, पर वो मुस्कुराई और मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें झुक गईं। फिर वो मेरे पास आई और बोली, तुम किसी का हक नहीं छीन रहे हो, तुम उसे काबिल बना रहे हो। अगर तुम यहाँ से अभी हट गए तो पापा का सपना टूट जाएगा। उसकी बातें सही थी, लेकिन दिल फिर भी नहीं मान रहा था। मैं हर दिन थोड़ा हल्का होता जा रहा था। एक शाम मैंने अपने साइन किए हुए पेपर देखे। आज पहली बार मुझे गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं किसी की जगह नहीं ले रहा था, मैं किसी को उसकी जगह तक पहुंचा रहा था। तब मुझे समझ आया, इंसानियत सिर्फ किसी को उठाकर अस्पताल पहुंचाने में नहीं होती। कभी कभी इंसानियत ये भी होती है कि आप ताकत पाकर भी उसे सही वक्त तक थामे रखें और फिर सही हाथों में सौंप दें। उस रात मैं देर तक ऑफिस में बैठा रहा। जब सब जा चुके थे, लाइटें बंद थीं, सिर्फ मेरा केबिन ही रोशन था। मैं उस कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। मेरे सामने वही फाइलें थी जिन पर साइन करके मैं किसी की ज़िंदगी बदल सकता था, किसी को ऊपर उठा सकता था, किसी को नीचे भी गिरा सकता था। और यही सोच मुझे डराने लगी। मैंने खुद से पूछा, अगर कल को मुझ में वही घमंड आ गया तो मुझ में और बलवीर में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं उठकर खिड़की के पास गया। नीचे सड़क दिख रही थी, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां चल रही थी। वही सड़क जहां एक दिन एक बूढ़ा आदमी गिरा था और जहां से मेरी जिंदगी ने मोड़ लिया था। अगर उस दिन कोई और रुक जाता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। तो क्या ये कुर्सी किस्मत थी या इम्तिहान? अब मुझे उस दिन से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कुर्सी पर बैठना सफलता नहीं है। सफलता ये है कि आपको कब उठना है, ये जान लें। मैंने इस बार बिना किसी उलझन के साइन कर दिए। ऑफिस से निकलते वक्त मैंने एक बार उस केबिन की तरफ देखा जहां मैं कुछ वक्त के लिए बैठा था। अब वो सिर्फ एक कमरा था, कोई बोझ नहीं। उसी पल मुझे समझ आया कि चाहे कंपनी बड़ी हो या जिंदगी, सिस्टम तभी सही चलता है जब बोझ सही हो, डिजाइन सच्चा हो और फैसले सही वक्त पर लिए जाएं। कुछ सालों की मेहनत और स्ट्रगल के बाद सब कुछ सही दिशा में था।
बलवीर जो अब कंपनी का हेड बन चुका था, अपने काम में पूरी तरह डेडिकेटेड था। कंपनी के सारे प्रोजेक्ट सही ढंग से चल रहे थे और उसे समझ आ चुका था कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा काम है। लावण्य, अब जो मेरी पत्नी थी, वो भी अपने काम में खुश और तसल्ली से थी। हमारे घर में हर सुबह हल्की हंसी, चाय की खुशबू और छोटे छोटे बातचीत के पल होते थे। हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। ऑफिस में माहौल अब बिल्कुल अलग था। टीम आराम से काम कर रही थी, लोग खुलकर अपनी बातें बता रहे थे और सभी अपने काम की दिक्कतें लेकर आकर सही सॉल्यूशन पा रहे थे। ग्राहक भी खुश थे, सामान देने वाले सहयोगी थे और कंपनी का नाम मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। घर में भी सब खुश थे। मेरी माँ और भाई बहन जो पहले सिर्फ दूर से देख रहे थे, अब हर छोटी सफलता में मेरे साथ खुश होते। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे के साथ खुश थे, बिना किसी झिझक के। हमने कभी किसी का हक नहीं छीना और यही सोच हमें अंदर से तसल्ली देता। एक शाम मैं और मेरी पत्नी अपने घर के बरामदे में बैठे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और बगीचे में फूलों की खुशबू फैल रही थी। मैंने उसकी ओर देखा, उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में देखा, मैं भी मुस्कुराया। हम दोनों जानते थे कि हमने अपनी जिंदगी में वो पाया है जो सच में जरूरी है, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, प्यार और खुशी। तभी मुझे एहसास हुआ, मेहनत, ईमानदारी और सही फैसले इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, चाहे कंपनी का काम हो या अपनी जिंदगी का। जब काम सही ढंग से किया जाए, सोच और फैसले सही हों, तो सब कुछ ठीक चलता है। हम दोनों पति पत्नी अपने घर में, अपने काम में और अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश थे और यही मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक था। भलाई करो, सही फैसले लो और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखो दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ सीखा भी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने उस बूढ़े आदमी की मदद की थी। मैं तो उस वक्त बस इंसानियत का फर्ज निभा रहा था, किसी इनाम या फायदे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वही एक छोटा सा काम मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। यही मुझे समझ आया कि जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने में पीछे मत हटो, चाहे सामने वाला इंसान आपका दोस्त हो या फिर कोई अजनबी। उसकी मदद करना हमारी असली ताकत है। और हाँ, मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीज़ें समय चाहे कितनी भी कठिनाई लेकर आए, हमेशा अपना रंग ज़रूर दिखाती हैं। मैंने अपने काम में पूरी कोशिश की, हर छोटी गलती सुधारी, रात दिन मेहनत की और कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब बेकार है, पर धीरे धीरे नतीजा सामने आया। लोग हमारी मेहनत की कदर करने लगे, टीम बदल गई और आखिर में मुझे वही खुशी मिली जो मैं ढूंढ रहा था। सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत हमारी असली पूंजी है। पैसे, पद या इज्जत सब आती जाती रहती है, लेकिन जो चीज़ें हमें अंदर से सुकून देती हैं, वही असली जीत है। और दोस्तों, कभी भी अपने फैसलों में डर मत डालो, सही फैसला लेने की हिम्मत रखो। मुश्किल समय आएगा, प्रॉब्लम भी आएगी, दबाव आएगा, पर अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है, तो रास्ता खुद ब खुद ही बन जाएगा। मैं आज अपनी पत्नी के साथ अपने घर में, अपने काम में पूरी तरह से खुश हूँ। हमें पता है कि हमारी खुशी किसी चीज़ या पद से नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे काम और हमारे रिश्तों से आती है। और यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, भलाई करो, मेहनत भी करो और हमेशा ईमानदार रहो। कभी भी दूसरों का हक मत छीनो। ये सबक आपकी ज़िंदगी को भी बदल देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।